तो क्या हाल है बालको। आज के इस वीडियो सेक्शन में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का, जिससे ऑन एन एवरेज हर साल नीट में भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 2023 में भी अगर आपने क्वेश्चन को देखा होगा तो एक मैच द कॉलम था। जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नीट के पर्पज़ से तो है ही, बोर्ड में भी आपके क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अभी ये टॉपिक मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में ना जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसने चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बट कुछ चीज़ें वहाँ पे लैगिंग है। उसको बहुत आराम से इलेबोरेट करके समझने की ज़रूरत है, तो थोड़ा कंसाइज वे में है। और इस चीज़ के लिए ही आपको ज़रूरत पड़ती है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं इस पूरे टॉपिक में जितने भी इससे WHY वाले क्वेश्चन या क्वेश्चन मार्क जितने भी बन सकते हैं, क्या क्यों कैसे, सारे चीज़ों को मैं यहाँ पे, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को, सारी चीज़ों को आराम से देखना है। और तुम देखोगे ये से जब कंप्लीट होगा आपका टॉपिक, आपके सारे क्वेश्चंस चाहे वो बोर्ड लेवल का हो या नीट लेवल का, सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, मैं बार बार क्लासेस में भी बोलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूँ कि जो भी टॉपिक अभी डिस्कस करने वाले हैं, या चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड या चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड जो बातें हैं, जैसा अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया वर्ल्ड का पहला कंट्री है जिसने फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया था। बट ये प्लानिंग लॉन्च तो हुआ, बट इसने अपने काम को सही ढंग से कर नहीं पाया। ये उसके बहुत सारे रीजंस है, ये किसी और सेक्शन में हम लोग बात करेंगे। आज से इस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। आज के सेक्शन में हम कॉन्ट्रासेप्टिव को समझने जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली है क्या? तो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए अगर बात करें, जैसा कि आपको पता होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स आप जानते हैं, जिसमें फीमेल्स में जैसे मेल में 1 पेयर टेस्टिस देखने को मिलता है, ऐसे फीमेल्स में देखने को मिलता है 1 पेयर ऑफ ओवरी। और आपको पता है फीमेल्स जब पहुंचती है प्यूबर्टी पे, यानी कि 10-12 साल के एज पे, तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड है 45 to 50, 45 से 50 साल में ख़त्म हो जाता है। इसके पीछे का भी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जो चैप्टर 3 में डिस्कस है, उसको भी किसी वीडियो सेक्शन में लेके आएंगे। तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब खत्म हो जाता है, एंड कर जाता है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, इस बीच का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। यानी कि एक फीमेल कैपेबल है अपना बच्चा प्रोड्यूस करने के लिए इसी पीरियड में। आफ्टर 50 ईयर्स हाँ एक्सेप्शंस जरूर मिल सकते हैं, एंड बिफोर 10 to 12 ईयर्स, बिफोर मेनार्की, बिफोर प्यूबर्टी, ये फीमेल कैपेबल नहीं है। हालांकि मेल में इसका केस थोड़ा सा डिफरेंट है। मेल जब प्यूबर्टी पे पहुंचता है उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। हाँ, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड उसका जो प्रोड्यूस करने का रेट है वो थोड़ा सा डिक्लाइन ज़रूर करता है। अभी बात ये कर रहे हैं कि ये जो ओवरी है, इससे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि यहाँ से रिलीज होता है फीमेल का गैमेट। अब ये फीमेल का गैमेट क्या है? तो ये फीमेल का गैमेट है सेकेंडरी oocyte। जो लोग ये पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, जिन लोगों ने भी ये वीडियो को पहली बार देखा होगा, ओपन किया होगा, या आप कहीं और पढ़ रहे होंगे, तो मोस्ट ऑफ द बच्चे, उनकी गलती नहीं है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको सेकेंडरी oocyte नाम से नहीं जानते होंगे, ओवम नाम से जानते होंगे। बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है, ओवम ही आता है, बट ये जो रिलीज हुआ है ना, इसका नाम सेकेंडरी oocyte है। अब क्यों है, क्या है, ये भी इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट अभी के लिए आपको सेकेंडरी oocyte मानना है फीमेल के गैमेट को। अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ से रिलीज होने के बाद आपको पता है ये पहुँचता है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। ये जिस दिन रिलीज होता है वो डे है 14th डे। 14th डे को ये रिलीज हुआ है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ओव्यूलेशन। अब यहाँ पे जब ये पहुँचा है तो यहाँ पे अलाइव रहने वाला है 2 to 3 डेज। ये 2 to 3 डेज अलाइव रहेगा यहाँ पे, और वेट करेगा स्पर्म के आने का। अगर यहाँ पे स्पर्म पहुँच गया, अगर स्पर्म एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन तक पहुँच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अब जो बात बताने जा रहे हैं उस बात को ज़रा ध्यान से समझना। ये जो नेचुरल
प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब हमारा टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव है, हम अब फर्टिलाइजेशन की बात नहीं करने जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि हम किसी ऐसे मेथड या किसी ऐसे डिवाइस का यूज़ करें जिससे कि स्पर्म और सेकेंडरी oocyte एक दूसरे से मिलने से रुक जाए। और ये जो मेथड होगा, ये जो डिवाइस होगा, इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कोई तरीका हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। अब बात आपके दिमाग में आएगा कि क्यों सर ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों हम स्पर्म और सेकेंडरी oocyte के मीटिंग को रोकने वाले हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी बात करूँ ना, तो हम जिस कंट्री में हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा जो इंडिया है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन नहीं है। प्राइमरी लेवल पे सेक्स एजुकेशन की लैगिंग है, और इसका रिजल्ट आपको मैं थोड़ा सा इलैबोरेट करता हूँ। इस सेक्स एजुकेशन के लैगिंग की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे इंडिया के ऐसी जनता है जिनको नहीं पता है। आज जैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, इनमें से आप लोग भी अपने से अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ खुद से क्वेश्चन पूछना और जवाब देना कि क्या जब आप प्यूबर्टी पे पहुँचे थे तो आपको पता था कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आने वाला है? नहीं। क्या एक फीमेल जो भी वीडियो देख रही है, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्या आपको पता था कि प्यूबर्टी पे आने पे आप में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है? बहुत सारे बच्चे का जवाब हाँ होगा, कुछ का नहीं भी होने वाला है। अब जिनका जवाब हाँ है तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने उनको बताया होगा, कोई मदर होंगी या बड़ी सिस्टर होंगी, उन्होंने बताया होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे परसेंटेज, ऑलमोस्ट अभी डेटा मैंने देखा है 10% इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है, ऐसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको नहीं पता होता है कि उसमें उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाला है। बॉयज़ के लिए बात करूँ ना, तो ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमें ये बताने वाला कोई नहीं होता है कि आपकी बॉडी में प्यूबर्टी पे क्या क्या चेंज आएगा। ये ना तो आपके पेरेंट्स बताते हैं, ना तो आपका बड़ा भाई बताता है। हम खुद से ही इन चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। और ये कारण क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक ही चीज़ है, वो है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। हम इस एजुकेशन को कहाँ से लेते हैं, इस बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इस बारे में बताते हैं हमें वो लोग जिन्होंने बायोलॉजी का भी नहीं पढ़ रखा होता है। ये सच्चाई है। आप इस चीज़ के बारे में, जब आपकी बॉडी में चेंजेज आता है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। आज के डेट में आपके पास इंटरनेट है, बच्चे भी अवेयर हो गए हैं, तो इंटरनेट से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। बट आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप जाएंगे, जब इंटरनेट इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, उस समय पे गांव में बच्चे क्या करते थे, तो उनकी बॉडी में जो चेंजेज आया उसके लिए वो जाते थे किसी ऐसे इंसान के पास जो उनसे 8-10 साल बड़ा होता था। और वो इंसान जिसने बायोलॉजी का भी नहीं पढ़ रखा है, वो आपको पूरा सेक्स एजुकेशन दे देता है, पूरा सेक्स का नॉलेज दे देता है, और वो सारे नॉलेजेज आधे अधूरे या गलत होते हैं। और ये कारण है इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा पॉपुलेशन में नंबर 1 कंट्री बनने का। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी कम एज में हो जाती है, उन्हें नहीं पता होता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है। शादी होती है और 1-1.5-2 महीने बाद उनको पता चलता है कि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो वाइफ होती है उनको पता चलता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है। वो डॉक्टर के पास जाती है, पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में घर वालों को जब पता, चूँकि जब भी जाएंगे तो घर वाले साथ में जाते हैं, या तो मम्मी जाती है या उस लड़की की सास जो होती है वो जाती है, पता चलता है प्रेग्नेंट है, वाह वाह बहुत बढ़िया, वाह वाह मिठाई मिठाई मिठाई, चलो खुशी की बात है। अब वो हस्बैंड वाइफ अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं है, वो अभी बेबी नहीं प्लान कर रहा था, वो नहीं चाह रहा था, लेकिन अब घर वालों के दबाव के चक्कर में उन्हें ये बेबी प्लान करना पड़ेगा। चाहे एज उनकी कम भी होती है तो वो बेबी प्लान कर लेते हैं, और कम एज पे ये करने से उनकी बॉडी पे बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है इसका। ये सच्चाई है, इस सच्चाई के बारे में आपको जानना है, और आप बहुत सारे लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं। तो वैसे कपल जो भी मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि उनको बेबी चाहिए, उन्हीं के लिए हमारे पास जो मेथड है, जो चीज़ें हैं, उसी को हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे कपल्स जिन्होंने बेबी प्लान किया, उनका बेबी हुआ, और वो चाह रहे हैं कि अभी इस बच्चे से नेक्स्ट बच्चे में एटलीस्ट 5 साल का गैप हो, क्योंकि बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो
अभी अचानक से फिर दूसरे बच्चे में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ दो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे हैं, वो गैप चाहते हैं, तो उनके लिए भी है कॉन्ट्रासेप्टिव। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही बनता है कि ये कॉन्ट्रासेप्टिव कौन इस्तेमाल करेगा, किसके लिए है ये कॉन्ट्रासेप्टिव और क्यों इस्तेमाल करें। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर बात करें तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में आप ऐसे बोल सकते हो, पहला, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या है। बहुत ही सिंपल सा आंसर, एनी मेथड और डिवाइस who prevent fusion of male and female gametes, male and female gametes is known as contraceptives। ठीक है, ऐसा कोई भी डिवाइस या ऐसा कोई भी मेथड जो कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को मिलने से रोक देगा, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। अब बात, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, बात आती कि कौन कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करेगा। वापस से क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं, who uses contraceptives। ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा, पहला, इसके दो तरीके से लोग यूज कर सकते हैं, दो तरीके के पीपल यूज करते हैं। कपल, ऐसे हस्बैंड वाइफ हु आर not mentally prepared for having child right now। अभी वो तुरंत से मेंटली प्रिपेयर नहीं है, तो ऐसे कपल के लिए ही कॉन्ट्रासेप्टिव होगा। दूसरा इसमें कंडीशन ये बनेगा कि ऐसे कपल्स who want a proper gap in between two child, दो बच्चों के बीच में एक प्रॉपर गैप रखना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कपल्स के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइजेबल है। ठीक है, इस बात को हमने समझा कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है और कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कौन करते हैं। अब बात ये आती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपने सुन रखी है। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। जैसे एक सिंपल सी बात, आप टीवी देख रहे होते हैं, अचानक से मैनफोर्स कॉन्डोम का ऐड चल जाता है। ठीक है, पापा होते हैं साथ में, मम्मी होती है और आप होते हैं या आपका छोटा भाई है। आप सारे लोग एक अलग अलग डायरेक्शन में देखने लगते हैं, जैसे आपने कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोशल स्टिग्मा है। ठीक है, ये लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है। अगर बचपन से हमें इसके बारे में बताया जाता तो इसे हमें इतना ज़्यादा बुरा लेने की बात नहीं है, ये इतना ज़्यादा बुरी चीज़ें हमने नहीं देख ली। ठीक है, आप ऐसे समझो,
बहुत बार मुझे इस चीज़ पे ऐसे मैं रिएक्ट करता हूँ कि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे रोड पे खड़े होके किसी को गाली देना बुरी बात नहीं है, बट अगर आपने सही इंसान से इसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश की और किसी दूसरे ने सुन लिया तो आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। ये बहुत बहुत ही शर्मनाक बात है और इसके लिए दोषी समाज है, ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो जानते नहीं है कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। और यही साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है इंडिया को। इंडिया वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलेशन में बना है, इसके पीछे लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात मैंने बताई है, इस बात को जरा सोचिएगा। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि वैसे कपल जो नहीं प्रिपेयर्ड थे, आप में से बहुत सारे लोग जो अभी वीडियो देख रहे होंगे, आप यकीन मानिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अनप्लैन्ड हैं। भरोसा रखिए इस बात को, आप पता करिए, अपनी मम्मी पापा से पूछिए, अगर हिम्मत है तो पूछ के देखिए, बहुत लोगों को पता चलेगा आप अनप्लैन्ड बेबी हैं। ये अनप्लैन्ड बेबी क्यों है? लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जिस दिन सेक्स एजुकेशन हमारे इंडिया में होगा, इंडिया में रेप के केसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये एजुकेशन सही जगह से सही प्रॉपर गाइडलाइन और सही वे में देने की ज़रूरत है। आप 12 साल के बच्चे को बताएंगे कैसे कि आपके बॉडी में क्या क्या चेंज आने वाला है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से टीचर उसको आसान भाषा में समझाएं। ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो अवेयर रहे, उसे सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ कौन करता है? तो जैसे अभी हमने नाम लिया कॉन्डोम्स का, ऐसे आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे आसपास में, कभी ध्यान नहीं देते हैं। जैसे हॉस्पिटल्स पे कभी लिखा हुआ देखते होंगे IVF सेंटर, क्यूरोसिटी होती होगी, बट आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके पास इतना टाइम थोड़ी है कि आप गूगल पे सर्च करोगे कि IVF क्या होता है। ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी, कभी आपने कहीं पे देखा होगा, हो सकता है जैसे टीवी पे ही ऐड देख लिया होगा IPIL का, ठीक है, लेकिन आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लिखता भी है उसमें, बट आपने सर्च नहीं किया, या किया भी तो थोड़ा बहुत आधा अधूरा नॉलेज आपको गूगल से मिल गया, आपने उसको सही मान लिया और सारी चीज़ें आप उसके अकॉर्डिंग ही सोचने लगते हैं। बट सच्चाई हमेशा गूगल और एडवर्टाइजमेंट में नहीं होता है। एक्चुअल नॉलेज किताबों से आता है, अच्छे टीचर्स से आता है। किताब अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, टीचर अच्छे होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। गलत बुक्स पढ़ने से, गलत चीज़ों से, ये गूगल क्या है, आप हर बार गूगल सर्च करने बैठ जाते हैं। गूगल पे सारी चीज़ें होती तो फिर टीचर्स की कहाँ ज़रूरत थी, बुक्स क्यों खरीदते? ये गूगल AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके पास डेटा हमारा दिया हुआ है। तो आपके सारे सवालों का जवाब गूगल के पास नहीं है, आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आइए, तो टॉपिक जो हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव है, इस कॉन्ट्रासेप्टिव के टाइप्स कितने हैं ये बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे नाम जो आपने अभी मैंने जैसे बताया कि कॉन्डोम्स है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव IPIL है, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। नसबंदी आपने सुन रखा होगा, वैसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव में इंक्लूड होता है। तो बात ये आती है कि क्या सारे कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छे हैं? किसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा होगा किसी कपल के लिए? तो यही हमारा टॉपिक है, इसी बात को अभी हम समझने वाले हैं कि सारे कॉन्ट्रासेप्टिव में से हमारे लिए सबसे बेहतरीन कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होने वाला है, यानी कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको बोले? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जितनी भी चीज़ें सुनेंगे उसमें से सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन होगा और कौन होगा, क्यों होगा, इसी बात को समझना है। आइडियल वर्ड आपने बार बार सुना होगा, पहले भी बहुत बार आपने आइडियल वर्ड सुने होंगे। आइडियल वर्ड का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करूं तो बहुत ही सामान्य भाषा में आदर्श, है ना। आदर्श यानी आइडियल। आइडियल कोई पर्सन होता है, ठीक है, जो जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग तरीके से, बहुत लोगों के आइडियल पर्सन अलग अलग होते हैं। कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा है तो उसका आइडियल पर्सन हो सकता है कि विराट कोहली होगा, सचिन तेंदुलकर होगा। कोई बॉलर है तो बॉलर कैटेगरी में सेलेक्ट करेगा। कोई बिजनेसमैन है तो उसका आइडियल पर्सन अलग होगा। तो आइडियल वर्ड, आदर्श का मतलब क्या है? जैसे मान ले कि अगर कोई बहू है तो वो आदर्श बहू कब कहलाएगी? जब बहुत अच्छा खाना बनाए, घर का ध्यान रखे, पति का सेवा करे, सास ससुर का सेवा करे, तो वो आइडियल बहू हो गई। वैसे ही हमारा आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा होने वाला है? तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होने का सबसे पहला क्राइटेरिया, जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, वो है ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है ये ईजिली अवेलेबल हो।
ईजिली अवेलेबल बोलने से मतलब ये है कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव कोई इस्तेमाल करना चाह रहा है, कोई कपल इसका यूज़ करना चाह रहा है, तो ये आसानी से मिल जाए। यानी कि अगर मान लो कोई हस्बैंड वाइफ है, शादी हुई है और वो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन पता चला नहीं ये तो सिर्फ युगांडा के जंगलों में मिलता है, ठीक है, तो अब ये पॉसिबल तो नहीं कि वो उस रात में जाएगा और वहाँ से लेके आएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसे होनी चाहिए जो आसानी से मिल सके, जैसे कॉन्डोम। अगर जाओगे कहीं भी, किसी भी मेडिकल शॉप पे जाओगे, बोलोगे कॉन्डोम, हाँ अवेलेबल होता है। बहुत सारे ऐसे नॉर्मल शॉप में भी आप जाएंगे तो कॉन्डोम से अवेलेबल है। तो इजीली अवेलेबिलिटी, तो ये तो प्राइमरी चीज़ है, होना ही होना चाहिए। दूसरी बात, इजीली अवेलेबल के साथ साथ ये होना चाहिए यूज़र फ्रेंडली, यानी जो भी पर्सन इसका इस्तेमाल करेगा वो बिल्कुल आसानी से कर सके, ठीक है, बिल्कुल आसानी से इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, मतलब आसानी से इस्तेमाल करें और इसमें कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे मान लो शर्मा जी की शादी हुई, उन्होंने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया, पता चला, दुकान वाले से पूछा या जहाँ से भी पता चला, उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया। अब पता चला वो कॉन्ट्रासेप्टिव लेके आ तो गए, पूरा रात दिशा निर्देश, पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ऐसा करें, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट का समय दे, पूरी रात दिशा निर्देश पढ़ने में निकल गया, सुबह हो गई, हो गया काम। तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं चलेगा जो कि यूज़ करने में बहुत ही मुश्किल हो, डिफ़िकल्ट हो, यूज़र फ्रेंडली नहीं हो, तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसीडर नहीं होता है। थर्ड कैटेगरी, जो थर्ड इसके लिए रूल है, वो होना चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या कि ये बहुत महंगा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं हो जिसकी कीमत 5 लाख रुपए हो, है ना, तो उससे अच्छा इंसान सोचेगा चलो उससे अच्छा बेबी ही प्लान कर लेते हैं। अब हर कोई तो 5 लाख रुपए नहीं ला सकता ना। गांव में जो मिडिल क्लास के लोग हैं या गरीब लोग हैं वो भी चाहते हैं, तो वो चाहेंगे तो कॉन्डोम को यूज़ कर सकते हैं, वो इजीली अवेलेबल होता है। अगर दुकान से नहीं भी खरीद सकते हैं तो प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र जो PHC सेंटर होता है वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में भी मिलता है। तो यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ इसका कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बात, और जो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि मेंटेन्स प्राइवेसी। ये प्राइवेसी का भी कंसर्न होता है। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ पे लोग क्या सोचेंगे, इसी से हमारे दिन की शुरुआत होती है। हम सुबह उठ के सबसे पहला कुछ भी काम करने से पहले अरे यार लोग क्या सोचेंगे, और यहीं से काम बिगड़ता है। हम ये नहीं सोचते कि अरे इससे हमारा क्या होने वाला है, हमारी फैमिली के लिए कितना ज़रूरी है, लोग क्या सोचेंगे, इससे यहीं से आपकी सारे काम गड़बड़ होते हैं। तो प्राइवेसी मेंटेन करना भी ज़रूरी है। प्राइवेसी मेंटेन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लो शर्मा जी ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल किया, ठीक है, और पता चला सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को पता चल गया, तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव बिल्कुल भी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसीडर नहीं होने वाला है। इस 4 के बाद 5वें नंबर पे आते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का 5वां कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ये 5वीं बात है, इसमें गुड रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि एक कपल यूज कर रहा है अभी यूज कर रहा है और 2 साल 3 साल बाद उसको चाहिए कि अब वो बेबी प्लान करना चाहता है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करना बंद कर देगा और वो फिर से नेचुरली बेबी प्लान कर सकता है, नॉर्मल सारी चीज़ें हो जाएंगी। यानी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं होना चाहिए कि वंस आपने यूज़ कर लिया तो नेचुरल जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, तो ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं कहलाएगा। कुछ मेथड हम लोग देखेंगे जो कि उसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही ख़राब है। हालांकि कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छा है बट रिवर्सिबिलिटी बहुत ही बेकार है, इस वजह से वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कंसीडर नहीं होता है। एंड लास्ट इसका जो क्राइटेरिया है वो है डू नॉट अफेक्ट सेक्सुअल डिजायर। यानी उस कपल के सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल फीलिंग में किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नहीं डाले, सेक्सुअल फीलिंग नॉर्मल हो, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिला के बात क्या क्या हमने जाना, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव किसके लिए है, इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है, और
आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव किसको बोलेंगे। इतने सारे मेथड्स और डिवाइसेस देखेंगे, इसमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात को अगर आप समझ गए हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, कितने तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये सारी बात हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं। यहाँ तक की बात, अगर इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बॉक्स में आप कमेंट करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज जो नेक्स्ट वीडियो सेशन होगा उसमें आप लाइव आके पूछ भी सकते हैं। लाइव सेशन में भी आ सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आएगा, दोनों फॉर्मेट में होगा। आप अपने डाउट को रखेंगे जमा करके और उसको हम लोग क्लियर करेंगे। थैंक यू।